26/11 का वो मंजर आपको याद होगा। छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से मार रखा था, किस तरीके से माताओं बहनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसके अंदर लाशें ही लाशें थी कि इस तरीके से लाशें थी जैसे खेत के अंदर किसान गेहूं काट के वो पूड़ी के गट्ठर डाल देता, उस तरीके से लाशें थी। दोनों आतंकवादियों के ऐसे गला इस तरीके से पकड़ के, और वो जो मेरे राइट हैंड में चाकू था, उस चाकू दोनों को। कितने आतंकवादी बचे थे? 2 और बचे। उसके बाद मेरे पास हनुमान चालीसा का जो है मैं जेब में रखता हूँ, उसका बैठे बैठे उसमें नीचे पाठ करता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। भागने नहीं दूंगा, यहाँ एनएचसी का कमांड हूँ, यहीं खोद के काटूंगा, और मैं भी जाति है जाट हूँ। सर, आपको उनकी पोजीशन कैसे पता चली, या फिर आप बस अपने आप ही आप पहुंच जा रहे थे, सिर्फ नॉर्मल अंदाजा लगा? 32 गोली मेरी MP5 में थी, 32 की 32 गोली मैंने जो ना आतंकवादियों कमर में। उस खुंदक के अंदर आपके सामने बैठे हुए कमांडो सुरेंद्र सिंह ने उस आतंकवादी को जिंदा तंदूर के अंदर जला दिया। कसाब के ऊपर 54 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा है, क्योंकि ये तो पूरी जग जाहिर है कि 26/11 का हमला कांग्रेस की मिली भगत से हुआ था। कितना बदलाव आप देखते हैं पहले के मुकाबले? 26/11 का वो मंजर आपको याद होगा, जब हमने अपने देश के 150 से ज्यादा लोगों को खो दिया। हमारे कई जवान शहीद हो गए, एनएसजी कमांडो शहीद हो गए। अपने आप में एक ऐसा मंजर था जिसे आज भी अगर हम याद करते हैं तो मन सिहर उठता है। लेकिन उस दिन हुआ क्या था, कैसे एनएसजी ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे वहां पर फंसे लोगों को, जो अलग अलग पॉइंट्स पर फंसे हुए मुंबई के अंदर लोग थे, उनको कैसे सुरक्षित बचाया गया, कितनी जनहानि हुई, क्या चैलेंजेस आए, और वो पूरी तरह से जो वो रात थी, कितनी भयावह वो रात थी, महिलाओं के साथ क्या ज्यादती हुई, कांग्रेस की भूमिका क्या थी, जिसके कार्यकाल में ये हमला हुआ, और फिर उसका बदला क्यों नहीं लिया गया। आज इस शो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और आज हमारे गेस्ट हैं एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह सर। आज उन्हीं से उस रात का वो मंजर क्या था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र सर आज हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, 26/11 की रात ऐसी रात थी जिसे हम अपनी जिंदगी में याद करते हैं तो हर कोई सिहर उठता है उस रात को याद करके। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और आप वो पहली शख्सियत थे जिसे इन्फॉर्म किया गया था 24 घंटे के बाद, उस पूरे के पूरे हमले के बाद आप सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे एनएसजी कमांडो में। सर, क्या थी वो रात, क्या हुआ था उस दिन? 26/11 की जो रात है, जो घटना है, वो पूरा देश सदमे में था, मुंबई सदमे में थी, और आज भी अगर याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो घटना जिस तरीके से वहाँ हमने जाके देखा, छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से मार रखा था, किस तरीके से माताओं बहनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, और पूरा होटल खून ही खून चारों तरफ था। शाम के टाइम जब हमला हुआ तो पूरी दुनिया सहमी, और वहाँ मुंबई पुलिस ने मुकाबला करने की कोशिश की, परंतु मुंबई पुलिस जो है ना आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर पाई। ATS ग्रुप ने वहाँ हमले को संभालने की कोशिश करी, जिसमें ATS के हेमंत करकरे, सालेसर और कई सारे अधिकारी जो है ना उस हमले में मारे गए। उसके बाद वहाँ मेरीन कमांडो को बुलाया गया, मेरीन कमांडो वहाँ पहुँची। मेरीन कमांडो ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, परंतु आतंकवादी बहुत ट्रेंड थे, आतंकवादी हर तरीके की रेकी किए हुए थे, मोर्चा ने भी नहीं संभाल पाई वहाँ। उसके बाद NSG के कमांडो को बुलाया गया, और NSG सुबेरे के टाइम पहुँची। हम लोगों को रात भर जो है ना देश का निकम्मा गृह मंत्री एयरपोर्ट के ऊपर खड़े रखा, रात भर यहाँ भाषण प्रदर्शन होते रहे। उस बीच में इन्होंने क्या है, पाकिस्तान के गृह मंत्री कुरैशी साहब यहाँ आए हुए थे, उनको पहले प्राइवेट चार्टर से भेजा, और उसके बाद जो है ना NSG के लिए कहा गया ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, मैं भी NSG के साथ चलूँगा। तो शिवराज पाटिल जी कपड़े बदलते रहे, वर्दी बदलते रहे,
आतंकवादी हमारी माताओं बहनों की अस्मत लूटते रहे, हमारे निर्दोष लोगों को मारते रहे, और कांग्रेस को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अब इस तरह की जो घटना देश के ऊपर हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। वहाँ का मुख्यमंत्री चिल्लाता रहा, अशोक चौहान, उन्होंने कहा एनएसजी लेट है, तो आपने देखा होगा वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा देना पड़ा और जो ना गृह मंत्री ने भी इस्तीफा देना पड़ा, और वो वर्दी बदल के उन्होंने रात दिन निकाल दिया यहाँ। जब आने के बाद वो जो पहुँचे तो उसके बाद जो ना कहने लगे कि आप लोग इस जहाज़ में नहीं जाएंगे, दूसरे जहाज़ में आप लोग पहुँचेंगे। दूसरा जहाज़ आया और दूसरे जहाज़ के माध्यम से हम पहुँचे, और उनको पता नहीं था कि हम जो ना ऑपरेशन जो ना बाई हेलीकॉप्टर से करेंगे। जब वो जाने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से गृह मंत्री निकलेगा, जहाँ भी उनको जाना था वीआईपी जहाँ उनकी व्यवस्था थी। अगर हमारे साथ ही जाना था तो मोर्चे तक हमारे साथ जाना था, मोर्चे के ऊपर खड़ा होना था वहाँ जो कमांडो लड़ रहे थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ वो मीडिया के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से जो ना ड्रॉपिंग किया और हमारे साथियों ने नरीमन हाउस के ऊपर ड्रॉप किया। उधर ओबराय होटल वाली टीम को उतार दिया गया, ताज होटल की टीम को उतार दिया गया, और उसी बीच जो ना ओबराय होटल के अंदर जो साथी लड़े उनमें हमारे साथी भी जख्मी हुए। हमारे साथियों को उनने भी जो ना देश के लिए शहादत दी, और हमने सारे के सारे आतंकवादियों को मारा। 15 मिनट के अंदर अंदर हमने नरीमन हाउस का ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। 2 आतंकवादियों को हमने मौत के घाट उतारा और सभी लोगों को हमने वहाँ जिंदा बचाया। उसके बाद आधा घंटा के अंदर हमारी टीम ने जो ना ओबराय होटल के अंदर 2 आतंकवादियों को मार गिराया, और जो ना सभी लोगों को जो ना सुरक्षित ओबराय होटल से बाहर निकाला। ताज होटल का ऑपरेशन लंबा चला और आतंकवादी वहाँ मजबूत पोजीशन के अंदर थे। वीआईपी लोगों का ज़्यादा होटल के अंदर होने की वजह से, और जो बाहर जो मीडिया लगा हुआ था, मैं उन मीडिया के साथियों को भी सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपनी जान पर खेल के जो ना पूरे ऑपरेशन को जो ना दिखाया, और पूरा ऐसा हमला जो उन्होंने कैप्चर किया। परंतु उसके साथ साथ अगर वो लगातार लाइव ना दिखाते, थोड़ा डिले करते, तो हो सकता था हम और पहले ऑपरेशन को ख़त्म कर देते। यानी उनको मीडिया की वजह से भी थोड़ी हेल्प ज़रूर मिली है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए उनके जो आका थे वो टीवी के माध्यम से देख रहे थे, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे थे, और एक के बाद एक जो ना मीडिया के अंदर भी होड़ लगी थी, मैं पहले दिखाऊं, मैं पहले दिखाऊं। दूसरा, जो बाहर अधिकारी खड़े थे या जो भी किसी भी माध्यम से, रेडियो सेट के माध्यम से या हमें पास कर रहे थे कि आप फलाना 200 नंबर कमरे से निकालो, 300 नंबर कमरे में वीआईपी है वहाँ से निकालो, तो वो जो सूचना हो रही थी वो पहले उनको पता चल रहा था, क्योंकि वो टीवी के माध्यम से या किसी माध्यम से पता चल रहा था। हमारे जाने से पहले वो वहाँ अम्बुश सेट कर देते थे, और जब हम वहाँ पहुँचते तो वो हमके ऊपर हमला करते थे। सर, आपको उनकी पोजीशन कैसे पता चली, या फिर आप बस अपने आप ही आप पहुंच जा रहे थे सिर्फ नॉर्मल अंदाजा लगाकर? नहीं, हमें ना तो आतंकवादियों की कोई पोजीशन का पता चल रहा था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो जगह बदल रहे थे और आग लगा रहे थे, और ना ही हमें होटल के बारे में जानकारी थी, ना ही हमारे पास कोई नक्शा था, ना कोई हमारी जानकारी थी, और ना ही हमें कोई गाइड मिला, और किसी तरह की हम सब सारा काम जो है अपनी सूझबूझ के हिसाब से हमने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसकी वजह से जो है ना, तो मीडिया के माध्यम से उनको पहले पता चल रहा था, तो वो लगातार जब चलता रहा, उसके बाद जब मैसेज दिया, बताया गया, तो मीडिया ने उसको डिले दिखाया। परंतु मैं यहाँ मीडिया की बात ये कहूँगा कि मीडिया अगर ना होता तो आज कमांडो सुरिंदर सिंह जैसे लोग आपके चैनल के ऊपर नहीं बैठते। कमांडो सुरिंदर सिंह के पास तो AK-47 थी, जो ताज होटल के अंदर MP5 थी, जो लड़ रहा था, पिस्टल था, हथियार था। मीडिया के साथियों के पास क्या था? एक कैमरा लेके उन्होंने लाइव कवर किया और सच को उजागर किया, क्योंकि उस समय की भ्रष्ट कांग्रेस हमारे जैसे लोगों को पता नहीं चलने देती कहाँ के कहाँ चले गए, क्योंकि ये तो पूरी जग जाहिर है आके 26/11 का हमला कांग्रेस की मिली भगत से हुआ था, और उस समय की जो मौजूदा सरकार थी वो मौन थी, वो तो डिले करने की कोशिश कर रही थी हर तरीके से। तो तब जब बताया गया तो हमारे अधिकारियों ने उसके बाद जो ना उसको डिले दिखाया गया, मीडिया ने बाद में डिले दिखाया। कोई नहीं, ऑपरेशन में कोई भी बात होती तो उसको जब आदमी देखता है, सीखता है, तो ऐसा कभी ऑपरेशन हुआ नहीं था पहले। तो हम लगातार निकालते रहे, और जो ना एक के बाद, तो उसी बीच में हमको बताया कि 200 कुछ कमरा नंबर से निकालो। तो हमारे साथ मेजर उन्नी कृष्णन साहब थे, हमारे टीम कप्तान। तो तब उधर गए तो हम जो ओल्ड ताज का सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, उस गेट के ऊपर वहाँ चढ़ने लगे। जब सीढ़ियों के बीच में जब पहुँचे तो उन्होंने अम्बुश लगा दिया था पहले आतंकवादियों ने,
तो वो अम्बुश लगा रखा था, चारों तरफ से गोलियां उन्होंने चलाना शुरू किया। उसी बीच में जो है ना कमांडो जो है ना सुनील जोधा को 7-8 गोलियां लगी, वो गिरा। उसके बाद 2 नंबर के ऊपर भी सुनील यादव करके एक लड़का था, वो उसको जैसे पकड़ा, उसकी हिप में 2 गोलियां, वो गिरे। तीसरे नंबर पर मेजर उन्नीकृष्ण साहब थे, तो उन्होंने जंप करके जो सामने टाटा के जो ना जमशेद जी टाटा का स्टैचू लगा हुआ, दोनों 2 गेट हैं उसके वहाँ, तो एक गेट से गोली आ रही थी, एक से नहीं आ रही थी, तो वो जिससे नहीं आ रही थी उसमें जंप किया। अंदर वो एक हॉल था, दोनों गेट 2 थे, हॉल एक है। और बाकी जो राजवीर लांबा था और जो है ना अनेकों कमांडो थे, हमारे साथी राजेश कमांडो था, तो फायरचंद था, उनके ऊपर जो ना आतंकवादियों ने गोलियां मारी, उनको भी गोलियां लगी। तो तब वो जब अंदर जंप किया, तो वहाँ जो अंदर मिलिटेंट था, उन्होंने मेजर उन्नीकृष्ण साहब को जो ना गोली मारी, तो उनको एक गोली यहाँ लगी हुई थी, वो जो ना हेड शूट हुई एक ही गोली के अंदर। तो वो वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते हुए वहाँ। हमारे को उन्होंने बोला कि पहले कैजुअलिटी को उठो, तो हमने अपनी कैजुअलिटी, अपने बंदों को, उनको सबसे पहले उठाया, आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया। दूसरी हीट ने, एक हीट में 5 ही कमांडो होते, तो दूसरी हीट ने जैसे ही अटैक किया तो मिलिटेंट वहाँ से भाग गए, हमने उनको हॉस्पिटल भेजा। आज वो सारे लोग जो है ना सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ हैं। और हमारे बीच में आज भी जो ना मेजर उन्नीकृष्ण साहब की कमी खलती है, जो लड़ते हुए देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। तो ऐसे वीर योद्धा को भी मैं सलूट करता हूँ। उसके बाद जो है ना उन्होंने मेजर साहब की बॉडी को एक पर्दे के अंदर लपेटा, उनकी MP5 पे और पिस्टल और उनके रेडियो सेट वगैरह भी वो आतंकवादी निकाल ले गए। एक तो टीवी पे और वो चल रहा था वैसे ही, और दूसरा अब रेडियो सेट भी वो ले गए, एक MP5 ले गए, पिस्टल ले गए। हाँ, तो उनको रेडियो सेट के ऊपर भी सुनना शुरू हो गया और सारी चीज़ों का पता चलने लग गया। और हमें 8 घंटों तक कन्फ्यूजिंग में रहा, हम जाएँ तो MP5 से फायरिंग करें, कभी पिस्टल से, तो हमें लगे कि MP5 से मेजर साहब फायरिंग करें, और कोई रेडियो सेट पर कोई जवाब नहीं आए। तो जो ना लंबी जो ना बार बार चोट खाने की वजह से वो सारी रणनीति के अंदर बदलाव किया गया। और मैं जो ना खुद जो है ना डॉक्टरेट समझो, PhD टाइप जो है ना सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाइड हूँ, सेक्शन कमांडर स्नाइपर, अनेकों कोर्स किए। मैं वहाँ आर्मी के अंदर भी इंस्ट्रक्टर था, और मैं वहाँ से आने के बाद भी जो ना हरियाणा सरकार के अंदर भी लेक्चरार के पद के ऊपर कार्यरत रहा हूँ। तो उसके बाद पूरी लड़ाई और रणनीति हमने बाहर के लोगों को ना सुन के, हमने एक साइड से, मैंने कहा कि अब हम बाहर के नहीं सुनेंगे और अपने तरीके से ऑपरेशन करेंगे। सारे साथी हमने एक साइड से जो ना, हमारे लिए सब गणमान्य हैं, हमारे लिए सब VIP हैं, हमारे लिए एक एक आदमी की, देश के नागरिक की, हर आदमी की जान हमारे लिए बराबर है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक तरफ से शुरू करते हैं। तो हमने एक साइड से ऑपरेशन शुरू किया। हमने पहले न्यूट्रन ताज को क्लियर किया, फिर ओल्ड ताज को क्लियर करना शुरू किया। जब न्यूट्रन ताज को हमने क्लियर किया, तो उस बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपको बताऊं, जो है ना बहुत लोगों को निकाला। तो उसमें से एक बंदे को हमने निकाला, तो उसने बताया कि हम लोगों को पहले आतंकवादी भी ऐसी छत पे ले गए थे, क्योंकि हर दरवाजे को हमने तोड़ना पड़ रहा था। हर आदमी को नॉक करने के बाद कोई नहीं खोल रहा था कि मैंने जी कमांडो हैं, हम आपको निकालने आए हैं, बचाने आए। तो सबको यही भय था, क्योंकि पहले आतंकवादी भी ऐसे नॉक कर करके दरवाजे ले जाए, बाहर निकाल कर लोगों को मारा, हम विश्वास करते। तो उससे हमारा को पूरा प्रॉपर तरीके से हमारे को टाइम लग रहा था बार बार निकालने। तो उसमें एक बंदे को हमने निकाला, उसने बताया कि हमें ऐसे आतंकवादी भी ऊपर ले गए, और हमको 15-16 आदमी को एक लाइन में खड़ा किया और ऐसी गोलियां मारी, हमको गालियां देते हुए, आप लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, काफिर हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ देंगे, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ। और बोला, उन्होंने जैसे AK-47 से गोली मारी, तो वो 15-16 थे, सबको गोली लगी। मैं आखिरी में था, मेरे को गोली नहीं लगी, ख़त्म हो गई उसकी गोली। जब वो लोग गिरे तो मैं भी उनके साथ गिर गया। तो जब वो गिरा, तो उसके बाद फिर बोला, मैं वो नीचे आ गए, लात मार के उनको। मैं नीचे, वो मशीनों के नीचे घुस गया। उन मशीनों के नीचे घुसा तो आतंकवादी आधा घंटा बाद फिर दोबारा आए, और पूरा वो नशे की हालत इस टाइप के थे कि उनको, और दोबारा लात मार मार के दोबारा जो मरी लोग थे उनको दोबारा गोलियां मारी, और उनको भद्दी भद्दी गालियां देते रहे। और उस आदमी ने बताया कि मैं जो है ना, मेरे पास हनुमान चालीसा का जो है मैं जेब में रखता हूँ, उसका बैठे बैठे उसमें नीचे पाठ करता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। मैं उससे बहुत प्रेरित हुआ, और मैं खुद भी आज भी हनुमान चालीसा मैं अपनी जेब में रखता हूँ, और लगातार हमने भी जो ना विश्वास हमारा और बढ़ा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं लोगों के साथ की इन्होंने। बहुत सारी, कहते हैं बहुत सारी बहनों को शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे, उस समय की जो है ना
सरकार ने देश के अंदर कहीं ज़्यादा स्थिति खराब ना हो, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को दबाया। और मतलब महिलाओं के साथ की रेप ज्यादती हुई। रात भर करते रहे आतंकवादी। गृह मंत्री जो ना एयरपोर्ट के ऊपर हमको खड़ा रखा। तो हमें तो बहुत उस चीज़ की खुंदक आती है, क्योंकि हमने तो अपनी आँख से सारी चीज़ें देखी हैं। तो इनके जो है ना जितना ज़्यादा हुआ वो सरकार का जो है ना, मैं कहूँगा उस समय की सरकार अपने आप में फेलियर सरकार कहूँगा सर उसको। कितने घंटे आपको एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया? रात भर रोक के रखा। सवेरे पहुँचे हम तो करीब 6 बजे के आसपास। तो आपको इन्फॉर्म कब किया गया इन्फॉर्म था? हमको 10:30-11 बजे के बीच में इन्फॉर्मेशन हुई, और हम 20 मिनट के अंदर जो ना वहाँ से मूवमेंट हो, तो 11 बजे के आसपास हम जो ना एयरपोर्ट के ऊपर थे सब लोग। यानी अगर आप टाइम से पहुंच जाते तो जो ये जनहानि हुई है वो काफी हद तक बहुत कम भी हो सकती। अगर हम टाइम से पहुंच जाते हैं एनएसजी कमांडो, तो जो देश के 166 लोग मारे गए हैं ये नहीं मारे गए होते। और उन सब मौतों का जिम्मेदार उस समय का मौजूदा गृह मंत्री है इनका सबका। ऐसे उस गृह मंत्री के खिलाफ भी जो ना एक्शन होना चाहिए। आज भी जो है ना उसके खिलाफ जो ना जांच होनी चाहिए। जितने आतंकवादी दोषी हैं उससे ज़्यादा दोषी उस समय की सरकार, उस समय का गृह मंत्री है। सर कुछ ऐसी भी खबरें चली कि कांग्रेस के कुछ नेता रेकी करके आए एक हफ्ते के अंदर, कुछ ऐसा था क्या? ऐसा सच में हुआ? उस हमले के बाद लगातार रेकी की। वहाँ का मुख्यमंत्री तो वो फिल्म बनाने के चक्कर में लगा था। आपने पता होना चाहिए सारे लोग जो है ना जिस तरीके से आए, हमारे जैसे लोगों को, और जिन लोगों को जो हानि हुई है उन लोगों को तो इन्होंने संभाला नहीं है। इनको तो होटल मालिकों को जो है ना इतना पैसा दिया है इंश्योरेंस का जिसकी आप मतलब आकलन नहीं लगा सकते हैं। उन लोगों के साथ इनकी संपत्ति थी। आज जो है ना देश, उस समय देश और पूरी दुनिया ये चाह रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, पाकिस्तान को निस्ते नाबूद किया जाए, क्योंकि उस समय अमेरिका के लोग भी मारे गए थे। 18 से 20 देशों के लोग उस हमले के अंदर मारे गए थे, अकेले हिंदुस्तान ही नहीं। और जब वो हम लोगों को हम निकाल रहे थे सब देशों के लोग थे। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने आगे, मैं उस बात को कंटिन्यू करता हूँ। न्यू ट्रेंड ताज के बाद हमने ओल्ड ताज को किया, 6ठी मंजिल को, 7वीं को किया, 6ठी को किया। 4थी मंजिल के अंदर जो है ना एक मिलिटेंट के साथ हमारा जो है ना मुकाबला हुआ। वो तो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे आग लगा के। जब वो भागे तो उसके अंदर जो ना गोलियां चली। तो हम लोग जो है हर तरीके की लड़ाई करना जानते हैं, चाहे गुत्था मुत्थी की हो, जूडो, कराटे, सब लोग मैक्सिमम ब्लैक बेल्ट होते हैं। और हथियार के साथ भी, अनारम्स भी, हर तरीके की। तो उसमें गुत्था पुत्थी के अंदर जो है ना उसमें हमने एक आतंकवादी को वहाँ पे दबोच लिया। उस टाइम हमारे अंदर इतनी खुंदक थी, इतना हमने पूछने की उसको कोशिश किया। कुछ समय, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय हमने लिया। जब वो नहीं बता पा रहा था जिस तरीके का उसके तौर थे, तो उस खुंदक के अंदर आपके सामने बैठे हुए कमांडो सुरेंद्र सिंह ने उस आतंकवादी को जिंदा तंदूर के अंदर जला दिया था। और उसको जिंदा तंदूर में जलाने के बाद जो है ना नीचे सूचना तो ये हो ही गई थी कि वो हमने एक आतंकवादी को पकड़ लिया है। जैसे भी था वो भागने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब गुत्था मुत्थी की लड़ाई होगी, भागने की कोशिश करेगा तो जिसका जैसा मौका लगेगा वो वैसा ही हथियार। तो वहाँ आग जला के वो भाग रहे थे, तंदूर जला रखे थे, भट्टी था पूरा का पूरा। तो उसी आग में जो है ना उसको आपने देखा होगा। फिर नीचे से मैं सीधे हुआ, ठीक है आप इसकी बॉडी को नीचे ले आइए। उस ठुंड बॉडी को हमने खिड़की से बाहर फेंकने का काम किया था। और जो है ना उस खिड़की से जब वो करने के बाद में मेरा ऐसा तस्वीर भी जो है ना उसमें वायरल हुई थी उस समय बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर। तो जितना दुख उस घटना को देख के हो रहा था, जितना जोश, जितना जुनून जो अंदर खुंदक थी, क्योंकि हमने अपने देश के नागरिकों को उसके अंदर लाशें ही लाशें देखी। इस तरीके से लाशें थी जैसे खेत के अंदर किसान गेहूं काट के वो पूड़ी के गट्ठर डाल देता, उस तरीके से लाशें थी, खून ही खून था। और हमने अपने लोगों को खोया, हमने अपने मेजर उन्नी कृष्ण साहब को खोया, हमारे लोगों को, कमांडो को 8-8, 7-7 गोलियां लगी, अनेकों पुलिस फोर्स के जवान, दुनिया भर की जो ना हानि देखने के बाद ऐसे आतंकवादियों को जो है ना उसी टाइम जो ना जिंदा जलाने का मन तो हर मौके पर है। उसके बाद जो ना हमने 3री मंजिल को क्लियर किया। तो उसके बाद जो ना हम 2nd फ्लोर के ऊपर क्लियर कर रहे थे। 28 तारीख की रात की बात है। जब 2nd फ्लोर पर हम लोग क्लियर कर रहे थे तो उसमें जो है ना पहले दूसरा साथी सर्च कर रहा था, फिर मैं बीच में सर्च कर रहा था। तो मैं बोला मैं सर्च करता हूँ। तो मैंने 3-4 कमरे सर्च किए तो अचानक एक गेट खुला। गेट खुला तो वहाँ तो गेट खोलने से नहीं खुल रहा, 3 दिन से लग रहे खोल, नॉक करो। तो
एकदम से स्वाभाविक है कि आतंकवादी है। तो हम जो पिछले दरवाजे से निकले थे कमरे से, तो मैंने पीछे वालों को तो पुश कर दिया। हम बिल्कुल क्लोज चलते हैं, आगे वाले की कमर के ऊपर पीछे वाले की चेस्ट लगी रहती है। 5 कमांडो ऐसे होते हैं, 5 की हिट होती है। आतंकवादी पहले को गोली मारे, दूसरे को मारे तो तीसरा उनको मार लो। और हमारे पास 2-2 3-3 हथियार होते हैं, ये नहीं कि हम एक ही हथियार से लड़ते हैं। MP5 से मैंने गोली मारी और मिस फायर हो गया, टेक्निकल हथियार है, तो मैं उसको वहीं छोड़ दूंगा। मेरे शरीर के साथ बंधा है वो हथियार, और मेरी थाई के ऊपर पिस्टल है, मैं पिस्टल निकालूंगा, पिस्टल से गोली मार दूंगा। जब मैं मारूंगा उससे पहले मैं नीलिंग पोजीशन बैठ जाऊंगा। मेरे साथी को पता चल जाएगा कुछ हथियार में जो प्राइमरी वेपन है उसमें दिक्कत है, तो सेकेंडरी वेपन से इसलिए वार किया। तो वो सब कोडवर्ड होते हैं, पूरा एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 5 से 7 सेकंड के अंदर हम ऑपरेशन को खत्म कर देते हैं। कभी कोई भी हो, कितने से बड़ा ऑपरेशन हो, कैसे भी हो, तो मिलिटेंट को हम इतना ही मौका देते हैं। इससे ज़्यादा मौका देंगे तो हम आतंकवादी नुकसान करेगा। उसी बीच में हम आतंकवादी को भी पहचान लेते हैं और आम जिसको होस्टेज बना रखा है उसको भी पहचान लेते हैं। ये हमारी रोज़ की ट्रेनिंग है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेनिंग की जाती है। तो तब वो हुआ, तो जैसे उसने मैंने पीछे वाले को पुश कर दिया, उधर मेरे पास बचने की जगह नहीं था। आतंकवादी ने मुझ पर ग्रेनेड मारा, तो ग्रेनेड मारते ही मैं 2nd फ्लोर से नीचे जंप कर गया। उसके जो बारजा जो होता है बालकोनी के, उस दरवाजे, उस दीवार पर हाथ रख के, तो मैं नीचे गिरा, तो मैं उसको फिसल के आया। तो मेरी जो सीलिंग थी वो पानी की ठूंठी होती पानी की, उसके अंदर उनकी। तो एक बार मैं ऐसे जो ईसा मसीह भगवान की फोटो की तरह 1 सेकंड के लिए ऐसे लटका, झटका लगा, जिससे मेरे कंधे की हड्डी निकल गई और नीचे गिरते ही मैं तुरंत जो है ना एकदम अपने आप को संभाला, क्योंकि लगातार ग्रेनेड फेंक रहा था आतंकवादी। नीचे जैसे मैं आया तो नीचे वो बार था, तो बार के अंदर मैं जैसे ही घुसा, मैंने गेट से थोड़ा गैलरी थी, गैलरी के बाद बाहर तो लाइट जलाई, हमारे पास हथियार में लाइट भी होती। तो पीछे 2 गेट दिखाई दे रहा था मुझे। मैंने सोचा उस गेट को बंद कर देता हूँ, यहाँ फिर गेट पर यहाँ पोजीशन ले लूँगा, क्योंकि जब ट्रुप से बंदा भटक जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है बचना निकलना। तो जब तक मैं उस गेट तक पहुंचा, तब तक मेरे बंदों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र फोर्स ऐसी है NSG जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है। बाकी दुनिया की जितनी फोर्सें हैं वो सब डिफेंसिव लड़ाई लड़ती हैं, चैनलों पर बैठ के चाहे कोई कुछ कहता रहो। बिल्कुल। तो जो हमारा जो ट्रेनिंग है, हम ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं। तो तुरंत मेरे साथियों ने उस कमरे के ऊपर अटैक किया। उसी कमरे से नीचे उस हॉल के अंदर सीढ़ियां थी, सीढ़ियों के नीचे बार था। जैसे वो सीढ़ियों में गोलियां चली, तो मैंने भी वहां तुक्के से वहीं अंधेरे में गोलियां चलाना शुरू किया। एक आतंकवादी हमने सीढ़ियों में मार दिया, हमारे साथियों ने। और अब कितने आतंकवादी बचे थे? 2 और बचे। उसके बाद 2 आतंकवादी डायरेक्ट नीचे जंप कर गए, सीढ़ियों से नीचे जंप करके। मुझे नहीं पता चल रहा था 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अंधेरा था। उनको भी ये नहीं पता चल रहा था कि मैं अकेला हूं, कि हम 2 हैं। मैं भी उसी तरीके से, वो मुझ पर फायरिंग करते रहे, मैं उन पर फायरिंग करता। और वो बार की जो रहता है टेबल, उसके पीछे की तरफ ऑर्ड में ऊपर उनका सीढ़ी, गोल सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों की आड़ थी। ऊपर से भी उनको गोली नहीं लग रही थी, सामने से मेरी गोली भी नहीं लग रही थी। और मात्र हमारा मुश्किल से जो है ना 10 मीटर का अंतर होगा, 10 मीटर की दूरी के ऊपर लगातार उन्होंने खूब फायरिंग किया। मैंने मेरे पास मोबाइल नंबर था, मेरा चालू था, क्योंकि मैं उससे पहले फॉरेन में रह के आया, UNO में रहा था मैं। तो वहाँ भी तो मेरे पास, मैंने अपने मोबाइल से बाहर बता दिया कैसे ऐसी बात है। रेडियो सेट पर बताएंगे तो रेडियो सेट ऑलरेडी पता चल गया हमको, पास इनके पास और रेडियो सेट है। तो हमारे जो बंदे ऊपर थे वो फटाफट सीढ़ियों से भी फायरिंग करते रहे, और 2 बंदे बार के गेट के ऊपर आए और बार के गेट के बीच से फायरिंग करते रहे। ऐसे आतंकवादी इधर से इधर जाएंगे सुरेंद्र सिंह कमांडो की तरफ, तो हम गोलियां मारेंगे तो हमारी भी गोलियां लगेंगी। तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी हमारे बंदों ने, ऊपर से भी फायरिंग कर दी, मैंने फायरिंग कर दी। अब उसमें इतना बारूद जल गया कि मैंने भी ग्रेनेड जितने थे मैंने फेंके, धमाके हुए, और उन्होंने भी, आतंकवादियों ने भी ग्रेनेड से धमाके किए। हाई फ्रिक्वेंसी धमाकों से मेरे कानों में सुनना बंद हो गया, पी की आवाज़ ऐसे होने लगी। और मैंने ये सोचा कि भाई अब बचना मुश्किल है। मैंने एक ग्रेनेड अपना निकाल के रख लिया कि अब तो जो है मरना है, और आतंकवादी अगर इधर से इधर आएंगे तो एक ग्रेनेड इसकी पिन निकालूंगा, खुद भी मर जाऊंगा और इनको आतंकवादियों को भी लेके मर जाऊंगा, जाने नहीं दूंगा, यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तो आतंकवादी भी शुरू में चिल्ला चिल्ला कर मुझे गालियाँ दे रहे थे, मैं भी उनको चिल्ला के गालियाँ दे रहा था। वो जैसे वो कहने लगे हम पठान हैं, काफिर, तुमको मारेंगे, ये करेंगे, वो शुरुआती दौर में होता है तो भाग निकल जाएंगे। मैं बोला भागने नहीं दूंगा, यहाँ NSG का कमांडर हूँ, यहीं खोद के काटूंगा, और मैं भी जाति है जाट हूँ,
ठीक है, हमने तो मुगलों के कपड़े उतार दिए हैं, मगर तुम कौन सी चीज़ हो। तो वो ऐसे कहते कहते उसके बाद बीच बीच में उन्होंने ऐसा भी किया कि हम सरेंडर होना चाहते, हमें माफ़ कर दो। जब वो बिल्कुल हमने घेर लिया, ऊपर से भी गोली आ रही है, इधर से भी गोली आ रही है, मैं भी गोली चला रहा हूँ, ये 1.5 घंटा तक मैं चलता उनके रहा। साथ लगातार कांटेक्ट में रहा। हम्म। तो उस बीच में बातें हुई, तो मैं कभी किसी हथियार से फायरिंग कर दूं, कभी पिस्टल से फायरिंग कर दूं, कभी MP5 से कर दूं। तो उस बीच में वो कहने लगे कि हमें माफ़ करो ये। तो मेरा ये मानना था कि हो सकता है वो प्लानिंग के तहत अगर सरेंडर कर रहे हैं, और सरेंडर तो नहीं करे, आतंकवादी किसी हालत में सरेंडर नहीं करे, मर जाएगा। और ये तो बिल्कुल कट्टर आतंकवादी, छठे हुए आतंकवादी जो इस तरह के आत्मघाती हमले करते हैं, वो लास्ट स्टेज की ट्रेनिंग लिए हुए आतंकवादी होते हैं। और बिल्कुल वो मरने से नहीं डरते हैं, घबराते नहीं। घबराते नहीं हैं। और इधर जो लास्ट ट्रेनिंग है, NSG के अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं इस देश के अंदर। NSG से ऊपर, NSG से अच्छी, NSG से बढ़िया कोई और फोर्स नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जो आर्मी के कमांडो है, पहली बात तो आर्मी की जो कमांडो वही बेस्ट है, उससे ऊपर तो देश में कोई कमांडो है नहीं। ठीक है, अनेकों हैं, कोई कोई है, कोई प्रोटेक्शन का काम है, किसी का कोई काम है, किसी को कोई काम है। ऑपरेशन करने का काम तो सिर्फ आर्मी की जो पैरा कमांडो वही करती है। उसमें से छटके बंदे आते हैं, इन्फेंट्री में से छटके बंदे आते हैं, फिर वो यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, सबसे लंबी ट्रेनिंग है कमांडो ट्रेनिंग, और कहीं नहीं है 3 महीने की कमांडो ट्रेनिंग इस तरीके की। और इसमें जो जाएगा वो बैक टू यूनिट जाएगा, कोई वो नहीं, कोई माफ़ी, कोई गलती नहीं है। और एक एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, और वर्ल्ड लेवल की सहमति होती है NSG के कमांडो के ऊपर। तो तब वो चलता रहा। तो उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने अपना कहा, मैंने अपना कहा। तो देखो, पाकिस्तान आर्मी जाटों के नाम से खूब खाती है। जाट रेजिमेंट से पेंट गीली हो जाती है पाकिस्तान के जो बिलोचों की, इनकी वहाँ की बिलोच आर्मी बेस्ट मानी जाती है, और माने जाते हैं, पठान माने जाते हैं। पर जब जाट रेजिमेंट का, जो जाटों की बात आती है, तो वहाँ उनका बिल्कुल पेंट गीली हो जाती है पाकिस्तान आर्मी की। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हमने तो कारगिल की लड़ाई भी लड़ी है। हम तो इन्फेंट्री के सोल्जर, पैदल सेना के सोल्जर है। पैदल सेना में एक नहीं, एक से एक बढ़कर यूनिटें हैं। ग्रेनेडियर रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, राजरी रेजिमेंट है, अनेकों है, मतलब मराठा रेजिमेंट है, अनेकों हैं। पर एक जाट रेजिमेंट का अलग एक रुतबा बनाया है, समाज में रुतबा है। तो वो होने के बाद मुझे 1.5 घंटा बाद बाहर निकाला। मेरे कमांडर ने पीछे से दीवार तोड़ी, मुझे निकाले। मेरी जगह 2 कमांडो दूसरों ने पोजीशन ले ली, फायरिंग चलती रही। मैंने सारी सिचुएशन बताई। मुझे पूरा शरीर में सप्रेंडर लगे हुए थे, गोलियों की तरह खूनम खून हो रखा था, जूते गीले एकदम। तो मुझे लगा कि मुझे जो है ना अभी मेडिकल के लिए लेके जाना पड़ेगा। हम खुद ही इंजेक्शन लगा लेते हैं, हमारे पास इंजेक्शन होता है। मैं ही नहीं, सभी जो भी कमांडो है, जो नॉर्मल भी इन्फेंट्री का जवान है, वो सब कार्रवाई कर लेता है। तो मुझे पानी पिलाएगा। और मुझे मोटिवेशन के लिए हमारे IG ऑपरेशन साहब आके जो है ना मेजर जनरल रैंक के होते हैं, उन्होंने जो है ना मुझे मोटिवेट किया। मेरा ग्रुप कमांडर था, और हमारा उस समय ग्रुप कमांडर था वो एक मतलब शेरे हिंदुस्तान जो है ना कर्नल सुनील सोरान, उसका नाम है। डबल सेना मेडल था, और जो ना पैरा कमांडो का सेकंड पैरा 2 पैरा कमांडो से था। उन्होंने लंबे ऑपरेशन किए और बहुत लंबा अनुभव था, बहुत बहादुर आदमी था। उनको वो बैटल कैजुअलिटी भी था, बड़ा जो ना होनहार कमांडो कहूँगा। और हमारे ग्रुप कमांडर था हमारा जो ना, और अनेकों अधिकारी इस टाइप के जो ना अफसर थे हमारे बाहर, जो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। IG भी था, DG भी था। जब गृह मंत्री चला गया, सब लोग चले गए, बाकी सबकी कोई आवश्यकता थी नहीं। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और उन्होंने मुझे कहा, सुंदर सिंह, अगर दूसरे को हम अगर एंट्री करेगा, तो दूसरे बंदे को पता नहीं अंदर क्या है। हमको अपनी कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी। हम पहले ही बहुत कैजुअलिटी उठा चुके हैं, गलती से आतंकवादी अगर भाग निकले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब मोटिवेट करते हैं तो वो वैसे ही करते हैं, रेजिमेंट के नाम से करते हैं, कास्ट के नाम से या NSG के नाम से। तो NSG के कमांडो को मोटिवेशन तो क्या करना था, हम तो वैसे ही हाईली मोटिवेटेड हैं, हमारे से ऊपर तो कोई मोटिवेटेड वाला तो सर इस टाइम बंदा ऐसा होता नहीं, ही नहीं। हाँ इस टाइम ऐसा नहीं लगा आपको कि अब तो हालत वैसे भी खराब है? नहीं, मैं जख्मी था, मुझे इंजेक्शन लगा दिया। मोरफिन का इंजेक्शन होता है हमारे पास में, इंजेक्शन लगा दिया। और जो है ना बोले आपको बताओ जिस तरीके से। तो मैंने वो पुरानी टीम को अपनी को उनको बुलाया, जो लगातार 3 दिन से ऑपरेशन कर रहे थे। बल्कि वो कहने लगे अब तो फ्रेश बाहर से बुला लेते, आप हमको क्यों घसीट रहे हो। मगर तुमको जो हमको एक्सपीरियंस है वो उनको नहीं है, नई टीम तो नहीं है। हमारा तो तालमेल हो गया ना एक साथ कंटिन्यू 3 दिन के। तो प्लानिंग किया गया। प्लानिंग में मोटिवेशन बातें कही गई कि भाई आप तो योद्धा हैं, आप तो जो है ना
बड़े ऑपरेशन किए हैं आपने एनएसजी, आज पूरा देश आपको देख रहा है, आपकी कौम आपको देख रही है भाई, जो ना जाटों ने इतिहास रच दिया भाई, राजपूतों ने इतिहास रच दिया, जैसे जैसे हम लड़के थे सबके लिए। और ग्रेनेडियर तो बहादुरों की रिजर्जमेंट है ये, मतलब तो अब अंदर जाने के लिए तैयार तो करना था। देखो कसाई भी बकरे को नहला धुला के जो ना और उसको मोटिवेट करके लेके आता भाई, और तो परंतु कोई ऐसे अपने मन के अंदर ये नहीं था, वहाँ ना शब्द नहीं है, भारतीय सेना के अंदर ही ना शब्द नहीं है, विड्रोल नहीं है, भारतीय सेना पीछे नहीं हटती, पीछे हट जाओ। तो उसके बाद जो ना बोला भाई, पहले कमांडो सुरेंद्र सिंह एक स्टैन ग्रेनेड फेंका। स्टैन ग्रेनेड मतलब धमाके वाला ग्रेनेड, जिससे कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। आतंकवादी को नहीं पता है धमाके वाला कैसे ग्रेनेड है। फिर ऊपर से 2 ग्रेनेड फेंकेंगे, जो ऊपर सीढ़ियों पर कमांडो वो नीचे ड्रॉप करेंगे और दोनों ग्रेनेड फटेंगे। उसके बाद कमांडो सुरेंद्र सिंह ग्रेनेड फेंकेगा और वो फटेगा, उसके साथ में आपने एंट्री करनी। हम 5 कमांडो पूरी हीट गेट के ऊपर हमने पोजीशन ले लिया ऐसे बिल्कुल अपने। और मैंने जैसे चौथा ग्रेनेड मैंने फेंकना था, मैंने वो ग्रेनेड फेंका, मेरे अंदर इतना उतलावलापन था, इतना मतलब मुझे आज तक नहीं पता है। करीब वो गैलरी 10 फीट 12 फीट की गैलरी थी, उसके बाद वो हॉल था और उसके भी वो करीब करीब 8-7 मीटर पीछे बैठे हुए थे आतंकवादी, काफ़ी बड़ा हॉल। मुझे आज तक नहीं पता है क्या हुआ कैसे हुआ। मैंने वो ग्रेनेड फेंका, वो फटने से पहले ही जो ना मैं उसमें एंट्री कर गया। मुझे ये नहीं मालूम मैंने 2 कदम लिए, मैंने 1 कदम लिया, और बस मुझे इतना पता है, मैंने वो जो बार था उसके ऊपर जैसे कि जैसे जंप लिया, जंप लेकर उसके दोनों पैरों से खड़ा हुआ। वो आतंकवादी गोलियां चला रहे थे, मेरे पैरों में भी लगी हैं गोलियां, और मैंने 32 गोली, मेरी MP5 में थी, 32 की 32 गोली मैंने जो ना आतंकवादियों कमरे में मार दी। जैसे गोली खत्म होती है हथियार की तो रुक जाता है एकदम, जैसे रुका, रुकने के बाद मतलब एकदम क्या, मरता हुआ आतंकवादी भी ग्रेनेड की पिन निकाल लेता है और ग्रेनेड फाड़ देता है, खुद भी मर जाता है, उसमें तो मरना था ही। और जब इतनी गोली मारने के उसके बाद मैंने जंप लिया, और हमारे पास कमांडो डागर होता है, चाकू होता है बहुत ज़बरदस्त, तो पीछे जैसे मैंने जंप करके दोनों आतंकवादियों के ऐसे गला इस तरीके से पकड़ के, और वो जो मेरे राइट हैंड में चाकू था, उस चाकू, इससे चाकू, कभी उसको चाकू, दोनों को, और तेज तेज जो ना नारे लगाने शुरू कर दिए, सर्वदा शक्तिशाली, भारत माता की जय, साहस की विजय। तो वो नारा, और वो इसलिए लगाते हैं कि वो बैलेट फाइटिंग, अब फायरिंग बंद कर दिए, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन होगी करीब 30-35-40 1 मिनट या इतने सेकंड की। अब उन सेकंडों में जो है ना कोई कुछ नहीं कर पाए, वो 4 मेरे कमांडो वहीं रह के मेरे साथी, वो गोली कैसे चलाएंगे, मैं बीच में हूँ। और जब फिर मैंने नारे लगाना शुरू किया तो समझ गए कि अब तो फायरिंग तो बंद कर दी है, और जो है ना बैलेट फाइटिंग शुरू कर दी है। ये हमेशा होती है लड़ाई के अंदर, घोड़ निकाल वाली कारो। तो मेरे साथियों ने कहा, तो मतलब ऐसे उनको जकड़ रखा था मैंने, और वो मेरे साथियों ने भी बड़ी मुश्किल से जो है ना उनको छुटाया। मतलब वो जोश जुनून जो आपा खो देना, और दूसरा उसके साथ भय, ये मरते हुए भी कहीं ना कहीं ग्रेनेड निकाल लिया, क्योंकि मैं मरने से मैं भी तो सोच रहा था ना, अगर मैं ऐसा हुआ तो मैं ग्रेनेड निकाल लूंगा। और आतंकवादी ऐसे होते, कई बार बॉडी होती है और आतंकवादी ग्रेनेड ऐसे मरता मरता निकाल लेता है, और नया जवान या कोई जाता लात मारता है, ऐसे वो हटता है तो गैस ग्रेनेड फट जाता है, तो 5-7 को लेकर मर जाता है। ग्रेनेड तो 8 मीटर के रेडियस के अंदर कुछ नहीं छोड़ता, साफ कर देता है। तो वो सारी चीज़ें फिर जिसको मैं उस चीज़ के एडवांस जानकारी थी मुझे हर तरीके की, तो वो हमला हुआ, तो वो आतंकवादी मारे। उसके बाद जो ना फिर हमारा ट्रीटमेंट चला। तो वो इतनी खुंदक, वो खुंदक इसलिए थी कि उन्होंने हमारे लोगों को मारा, देश के 166 लोग, माँ बहनों को निवस्त्र देखा, छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखी। तो कमांडो सुरेंद्र सिंह तो जिंदा नहीं पकड़े, अगर वो जिंदा तो होना तो पकड़ना चाहिए। अब कोई कहते कसाब को पकड़ा, कसाब के ऊपर 54 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा है। कसाब को चिकन बिरयानी खिला रहे थे कमांडो सुरेंद्र सिंह, जिसने देश के लिए गोलियां खाई। और 2 दिन का बच्चा मेरा था, जिस दिन मैं लड़ने के लिए छोड़ के लड़ने के लिए गया, उसको जो उन्होंने मेडिकल बोर्ड आउट करके रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया। तो ऐसा पकड़ना क्या, उसको पकड़ा तुरंत, उसको ताज होटल के ऊपर वहीं फांसी दे देनी चाहिए थी 1 हफ्ते के अंदर। उसका क्या था, वो तो साफ था, उसमें क्या यस नो, वो तो जग जाहिर था पाकिस्तान से पकड़ा हुआ था। परंतु उस समय की कांग्रेस सरकार ये चाह रही थी, भगवा आतंकवाद का जो ना इन्होंने एक नैरेटिव चला रखा था कांग्रेस की सरकार ने, उनको कलावा बांध के लाए हुए थे, उनको सतिया निकाल के लाए हुए थे, उनके हाथों पर ओम लिख के लाए हुए थे।
तो वो तो सारा का सारा तो वो तो स्पष्ट था, परंतु उसको लंबा खींचना था, उसको उसको चिकन बिरयानी खिला रहे थे। और जिन लोगों ने ताज होटल के अंदर हमने 4 मिलिटेंट मारे, 627 आदमी को मैंने ताज होटल से रेस्क्यू किया। 2 आतंकवादियों की तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, जिनका गला भींच के मारने का काम किया। तीसरा आतंकवादी जिसको तंदूर में जो ना भूनने का काम किया, उस आदमी को आप मेडिकल बोर्ड आउट कर रहे हैं, उनको तो गैलेंट्री अवार्ड नहीं दे रहे। और जो कांग्रेस के कुत्ते घुमा रहे थे 10 जनपद के अंदर, उन लोगों को आप जो ना मेडल दे रहे हैं। जिन कोई लोगों ने सम्मान गोलियां नहीं चलाई उनको अशोक चक्कर दे रहे हैं। जो बंदे नरीमन हाउस के अंदर 2 मिलिटेंटों को मारा, सब लोगों को सुरक्षित बताया, हमारे 2 एनएसजी के कमांडो को गोलियां लगी, चोट लगी, उनको तो अवार्ड नहीं दिया आप लोगों ने। किसी को भी किनको अवार्ड अवार्ड नहीं दिया? मिला। किसी को अवार्ड नहीं दिया। तो आप सरकार तो जवाबदेही पाकिस्तान के साथ थी ना। कांग्रेस का मिशन फेल कर दिया उस समय की सरकार का हमने। अगर हम आतंकवादियों को नहीं मारते और हम भी बाकी लोगों की तरह हाथ खड़े कर देते, लड़ने से मना कर देते, तो हमको भी गैलेंट्री अवार्ड मिलते। अनेकों ऐसे लोग हैं जो वहां से अपना गोलियां खा के वहां से भागे और उनको गैलेंट्री अवार्ड मिले। और ये तो देश को छोटे बच्चे से भी आप पूछ लो, दुनिया में वर्ल्ड में पूछ लो, वो ऑपरेशन एनएसजी के कमांडो ने किया। और एनएसजी कमांडो भी उन्होंने किया जो ताज होटल के अंदर घुसे और जिन्होंने मिलिटेंट मारे, खुद गोलियां खाई। कोई हमको तो ये नहीं कह सकता कि आप ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि गोलियां खाई, मिलिटेंट भी मारे। पर 14 साल 3 महीने और 15 दिन की नौकरी के अंदर मुझे घर भेज दिया। और मुझे जो ना रोटी रोटी के लिए कांग्रेस ने उस समय मोहताज किया। ना मेरा इलाज कराएगा, ना 19 महीने तक मुझे पेंशन नहीं दी गई। दर दर की ठोकरें खाता रहा मैं। अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट चला, उस मूवमेंट में पूरा जो है ना जग जाहिर हुआ, जनता को पता चला। जब उस समय कांग्रेस, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस समय का इनका निकम्मा जो ना सूचना एंड प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी जी ने आकर देश के सामने झूठ बोला कि हमने कमांडो सुरेंद्र सिंह को 50 लाख रुपए दे दिए कोई पैसा और नहीं आया आपके पास। 25,255 रुपए उसको पेंशन दे रहे हैं। मेरे खाते में 1 रुपया नहीं था। जब मैंने अपनी पासबुक दिखाई कि मेरे खाते में 1 रुपया नहीं है और मेरा पैसा कहाँ जा रहा, और 6 महीने से कोई लेना देना नहीं है, मेरे खाते में 8,000 रुपये। और तब जो ना वो बैक मारा। उस समय डीजी एनएसजी ने उसके बाद बोला जो 26/11 का हीरो है कमांडो सुरेंद्र सिंह, उसका जो ना क्लेम है वो सही है, और जो ना इसने लड़ाई लड़ी और जो ना ये मेडिकल बोर्ड आउट किया गया। यही बात गृह मंत्री ने बोली। उसके बाद जो है रक्षा मंत्री ने ये बयान देना पड़ा कि हमने कमांडो सुरेंद्र सिंह को पेंशन अभी तक नहीं दी है, हमने मंजूर की है, कुछ टेक्निकल खामियां हैं उसकी वजह से जो ना हम नहीं दे पाए, हम कानून बदल रहे हैं। मनमोहन सिंह ने बोलना पड़ा, क्योंकि मैं सच्चा था, मैंने देश के लिए काम किया और पूरा देश इनसे जवाब मांगने लगा कि आप जवाब दो। कसाब के ऊपर 54 करोड़ रुपए आपने खर्चे, होटल को पता नहीं कितने मिलियन डॉलर दिए जिसके आकलन नहीं कर सकते आप। तो आपका ट्रीटमेंट सब आपने खुद कराया? मैंने उस समय अपना ट्रीटमेंट अपने पैसे से ट्रीटमेंट कराया, उसका आज तक पैसा नहीं मिला मुझे। कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लड़ने के लिए ये तो आज की सरकार और उस समय की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। आज अगर देश के नागरिक के ऊपर कोई बात होती तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सिंदूर ऑपरेशन कर देता, पाकिस्तान के गढ़ में घुस के निस्तो नाबूद कर देता पाकिस्तान को। सर, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, उस वक्त बदला क्यों नहीं लिया हमने पाकिस्तान से? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने पाकिस्तान के अनेकों सैनिकों को मारा, अनेकों जो आतंकवादी थे उनको ढेर किया, और जो ना ऐसा ऑपरेशन स्टिक ऑपरेशन किया। मैं देश की सेना का जो शौर्य है उसकी जो ना आपके चैनल के माध्यम से जो ना आज कहना चाहूँगा, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट के ऊपर हमारे योद्धाओं ने मिसाइल मारे और पूरे चौतरफा जो ना भारतीय सेना ने जो ना, चाहे पैदल सेना है, वायु सेना है, नेवी है, चारों तरफ से जो ना पाकिस्तान को हमने घेर लिया था। और पाकिस्तान जो ना रोता रोता अमेरिका पहुंचा कि हमें बचाओ, आतंकवादियों के साथ साथ जो ना पाकिस्तान को भी निश्चय नाबूद करेगा हिंदुस्तान। तो नहीं ये सर, तो उस टाइम क्यों नहीं हमने बदला लिया 26/11 का? 26/11 का ही सबका बदला ही था। वो तो हमला ही था ना। सिंदूर जो ऑपरेशन किया, हमने तो अटैक किया ना। जब जो हाथ खड़े कर दिए, पाकिस्तान घुटनों के ऊपर आ गया। नहीं, जब 26/11 अंजाम दिया, हाँ उस समय, हाँ, तो क्यों उस टाइम क्यों नहीं? क्योंकि जो उस टाइम इस्तीफा दिया था तत्कालीन गृह मंत्री ने, फिर जिम्मेदार आई पी चिदम्बरम पर, तो उनका स्टेटमेंट था कि हम तो हमला करना चाहते थे, तो फिर हुआ क्यों नहीं? उस समय के जो निकम्मे गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल जी, उनका जो ना 1 सप्ताह के अंदर अंदर उनका जो ना इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उसके बाद जो पी चिदम्बरम को बनाया गृह मंत्री, ये अब कह रहे हैं उस हमले के कई सालों 2 दशक बाद
हम हमला करना चाह रहे, किसने रोके? कह रहे कि अमेरिका ने रोक दिया। इसका मतलब अमेरिका की चल रही है, क्योंकि उस समय पूरा देश और दुनिया चाह रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और पाकिस्तान का निश्चय नाबूद किया जाए। अमेरिका भी उस समय, सब देश चाह रहे थे, परंतु वो हमला तो कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ मिलके, वो तो गुल्ली डंडा का गेम कर रहे थे ना, ये तो खेल रहे थे वहां। वो हमला ठीक आम चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले करवाया गया था, लोगों की सिंपैथी बटोरने के लिए। और जितना कांग्रेस के खिलाफ जो भ्रष्टाचार जो उजागर हो रखा था, उन सब चीजों के ऊपर उस समय 26/11 का हमला करवा के कांग्रेस ने पर्दा डाल दिया, और वो वाला चुनाव कांग्रेस जीती थी इन्हीं बातों को लेके। और आज कह रहे हैं कि हम हमला करना चाह रहे थे। हमले के लिए रोका किसने इनको? आपने कसाब को तो जो ना इस तरीके से रखा, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, और उस हमले के अंदर जितने कमांडो एनएसजी के थे उन्होंने आप नौकरी से निकाल दिया। खाली कमांडो सुरेंद्र सिंह ने, राजवीर लांबा को इन्होंने नौकरी से बाहर निकाला, फायरचंद साहब को इन्होंने बाहर निकाला। जिन लोगों की नौकरी पूरी थी उनको घर भेज दिया, चुपचाप घर बैठ जाओ, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। और मुझे मेडिकल बोर्ड आउट किया था यही पी चिदंबरम था, यही देश का निकम्मा गृह मंत्री यही था। इसको नहीं पता है मैं पहला ऐसा कमांडो हूं जिसको एनएसजी से पेंशन भेजा गया। नहीं तो एनएसजी से कोई भी आदमी, आज तक कोई एनएसजी से ऐसे पेंशन नहीं आया जिस तरीके से मुझे मेडिकल ग्राउंड से आउट किया गया। नियम ये कहता कि मुझे बैक टू यूनिट, मेरी यूनिट के अंदर भेजा जाए। अगर मैं डिसेबल हूं तो मेरी यूनिट भेजा जाए, और मेरी पेरेंट यूनिट मुझे पेंशन भेजना चाहेगी, नौकरी कर। अनेकों वार डिसेबल जवान है जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। मैं तो 2008 के अंदर डिसेबल हुआ, 2011 तक, नवंबर तक मैं नौकरी करता रहा। मुझे तो अक्टूबर 2011 के अंदर मेडिकल बोर्ड आउट, कोई पूछने वाला 3 साल बाद उसको क्यों? क्योंकि मैंने कांग्रेस का खुलासा किया, कांग्रेस की सच्चाई को लोगों को बताया कि इन्होंने मिलकर हमला करवाया गया था। और जो लोग कांग्रेस की चापलूसी करते थे, जो चमचागिरी करते थे, कांग्रेस के कुत्ते 10 जनपद घुमा रहे, उनको गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं। जो लोग ऑपरेशन के अंदर शामिल नहीं थे, जिन्होंने गोली तक नहीं चलाई, उनको कांग्रेस ने अवार्ड दिए। कांग्रेस ने बंदर बाट किए, उस समय पैसे ले लेकर अवार्ड दिए कांग्रेस ने। और इन पुलिस कर्मियों ने, जो लोकल पुलिस थी, कोई हेल्प आपकी वहां पर नहीं की? लोकल पुलिस की कोई ऑपरेशन के अंदर कोई हेल्प नहीं थी, लोकल पुलिस का कोई रोल नहीं था। जब हमने जाके संभाल लिया तो लोकल पुलिस ने, मैं कहना चाहूंगा जो ना पुलिस के साथ इस देश में अब सर्च हुआ, अभी भी पता चला सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है तो पुलिस है। वो तो मरे हुए लाशों के कपड़े उतार ले जाते हैं, अगर अच्छा सूट पहन रखा है तो किसी ने। पुलिस की क्या बात करती है? पुलिस किसकी रक्षा करती, किसकी वो करती है? पुलिस तो डंडे से चलती है। पुलिस को तो जो शासक अगर चला सकता है तो डंडे से चला सकता है ना। पुलिस तो किसी की सगी नहीं है। पुलिस अगर काम करती तो ये नौबत नहीं आती, इतने लोग नहीं मारे जाते। पुलिस क्यों नहीं मोर्चा? पुलिस भी मोर्चा संभाल, उसमें अलग टाइप के लोग हैं, एनएसजी में अलग टाइप के लोग हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ जैसी आप हैं, सब तो एक जैसे हैं, पर जो साहस, हिम्मत और जो ना ट्रेनिंग की बात है, देश के लिए समर्पित होने की बात है, और आप जो ना तुलना करते हैं, अगर जो ना ये तो सब लोग जो है उस हमले के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां थी। उस समय देश तैयार नहीं था ऐसे हमले के लिए, ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे, इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी जिस तरह का हमला किया गया। और ना तो वेपन के तरीके से तैयार था, ना टेक्निकल के तरीके से तैयार था, और ना माइंडली तौर से तरीका तैयार था। देश ऐसे हमले के लिए तैयार था ही नहीं। वो हमला सिर्फ एनएसजी ने अपने साहस, अपनी सूझबूझ और अपनी जान पर खेल के एनएसजी कमांडो ने जो ना उस हमले को न्यूट्रलाइज किया, उस हमले के आतंकवादियों को मारा, और सब लोगों को जो ना सुरक्षित बचाने का काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग जब ऑपरेशन में लड़ने के लिए गए थे, हमारे पास बुलेट प्रूफ नहीं थे, रस्सी बांध बांध कर लड़ रहे थे, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, हथियार, वेपन नहीं थे उस समय। उस समय तक कांग्रेस कह रही थी एनएसजी को डिसमेंटल कर दो, एनएसजी का कोई काम ही नहीं है, एनएसजी तो पड़े पड़े राशन खा रही है। और एनएसजी के अंदर भी 2-3 विंग है, बहुत सारे विंग तो जो आप देखते हैं ये वीआईपी सिक्योरिटी में ड्यूटी में काम करने का काम है, वीआईपी की प्रोटेक्शन करने का काम। जो ऑपरेशन करने वाले कमांडो हैं वो मात्र देश के पास 300 कमांडो थे उस समय, 280 कमांडो, और 280 कमांडो एंटी एयर हाईजैक कमांडो थे। इतना बड़ा देश है, आप देखो। उसके बाद जो ना कई जगह हब बने और ऑपरेशनल टीम को बढ़ाया गया। मुझे लगता है सर एनएसजी का तो लोगों को पता भी शायद इस ऑपरेशन के बाद ही ज्यादातर चले, उससे पहले तो मुझे नहीं लगता लोग इतना जानते थे एनएसजी के बारे में। इससे पहले एनएसजी के बारे में लोग नहीं जानते थे। हम लोग तो सिक्योरिटी गार्ड समझते थे, सिक्योरिटी गार्ड में होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं, जैसे चौकीदार वैसे रहते। इससे पहले भी ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन जो ना बहुत सारे के, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर का ऑपरेशन किया एनएसजी ने इससे पहले।
जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन किए, यूपी के अंदर ऑपरेशन किए। बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे करते जो जो साइलेंट रहते, मीडिया में नहीं आते थे। जहां पुलिस प्रशासन या ऐसी व्यवस्थाओं के काबू में जहां भी बात नहीं आती, वहां हमको बुलाया जाता है। हम डायरेक्ट कहीं आतंकवादी को नहीं पकड़ते, हम डायरेक्ट कहीं सर्च नहीं करते। जब कंट्रोल से बाहर मामला होता है तभी करते हैं। या फिर हम स्काई मार्शल जाते हैं, जो कंधार के समय भी एनएसजी ने पहुंच गया था, जहाज को घेर लिया था। तो एनएसजी की एक अलग टाइप की हवा पानी कहीं भी आप लड़ा लो, हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। और सब लोगों छटे हुए थे, सारी दुनिया भर की फोर्सों के साथ जाके ऑपरेशन करते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन किए। मैं खुद जो ना इजराइल की कमांडो के साथ मैंने काम किया, अमेरिका की आर्मी के साथ काम किया है। उसके बाद जो ना पाकिस्तान की फोर्स के साथ भी मैंने काम किया है यूएनओ के अंदर। तो यूएनओ में अनेकों देशों के साथ काम, तो साझा ट्रेनिंग की होती है। आप लोग देखते होंगे न्यूज में, अभी जो ना अमेरिका के साथ हमने सैन्य युद्ध सैन्य युद्ध, तो ये युद्ध अभ्यास चलते रहते हैं। एनएसजी के कमांडो को सिर्फ एंड सिर्फ देश के अंदर एनएसजी के कमांडो को, और वो भी ऑपरेशनल टीम के, जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप है और 52 उसको पीसीआईसी दिया जाता है। एक पास बनता है, 3-3 महीने का टाइम होता है। दुनिया के अंदर कहीं भी कमांडो गया, गलती से गोली चला दी, आतंकवादी को नहीं लगी, आम आदमी को गोली लगी, खत्म हो गया, तो उस देश का कानून उस कमांडो के ऊपर लागू नहीं होगा। उसको 24 घंटे में इंडिया में लाके छोड़ना पड़ेगा। वो सहमति, इस लेवल की सहमति है एनएसजी कमांडो के ऊपर तो दुनिया की। पर दुनिया में कहीं भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां जाने का भी काम है। ये नहीं कि एनएसजी नहीं जाएगी, एनएसजी जाएगी और ऑपरेशन करेगी, लोगों को बचाएगी। जहां भी लोग फंसे हैं, जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, उनको बचाने का काम और ट्रेनिंग देश के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ एनएसजी को दी जाती है। उसी माध्यम से जो ना उसी तरीके का जो काम। सर अच्छा एक बात बताइए, जैसे उस रात जो भी कुछ हुआ, जो पूरा ऑपरेशन ये चला, आज भी आपको अगर मन में वो चीज़ें आती हैं, आप अब मुझे बता रहे हो, या जैसे आप शाम में अगर लेटते हो, कभी अकेले रहते हो, वो सारी चीज़ें याद आती हैं, तो उस वक्त मन में क्या चल रहा होता है? उभर पाए हो आप उन सारी चीज़ों से? वो इतना बड़ा हादसा था, अगर शाम को सोते टाइम आज भी मुझे याद आ जाती है। आज आप मुझे मेरे साथ डिस्कशन करें, मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। जिस तरह की घटना, जिस तरह का खून, जिस तरह का, मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। एक बंदा हमारे साथ तैयार किया, हमने बताया कि भाई हमें पता नहीं चला, कोई हमें बंदा दो जो हमें बताए कि रूम यहाँ है, यहाँ रास्ता है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना। तो एक बंदा वहाँ सिक्योरिटी का था, ताज होटल का, वो तैयार हो गया। बाहर तो जनता में तो सब शेर है जी, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ। हम उसको जैसे अंदर ले गए, थोड़ा सा लॉबी से अंदर गया, वो बोला मैं नहीं जा सकता जी, मैं इतना खून खराबा नहीं देख सकता। खून बैठ गया वहां पे, हार्ट पे ऐसे हाथ लगा कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, मैं नहीं चल सकता, मैं देख नहीं सकता। हम बोले भैया हम वापिस नहीं छोड़ के आएंगे, अभी तेरे को बाहर नहीं छोड़ने, हम इसी काम में तुझे छोड़ेंगे, लाएंगे यहाँ, कंटिन्यू ऑपरेशन चलना। बस मुझे जाने का बोल दो, मैं चला था अपने एग्जाम। तो ऐसे गया, दिखा भी नहीं एक बार, जब बोला ठीक है तुम चले जाओ, तो कहना बाहर भीड़ में लगा। जब देखना, आप किसी लाश के पास कितनी देर बैठ सकते हो? हम तो लाशों के पास रहे हैं, और फिर आपके अपने लोगों की भी लाशें हमने निकाली। 8 घंटे बाद जब हमने ढूंढनी पड़ी, जो हमारे उन्नी कृष्ण साहब थे, उनको जो आतंकवादी एक पर्दे के अंदर लपेट के और एक सोफे के पीछे शिफ्ट करके चले गए। 8 घंटे बाद दोबारा से वहाँ ऑपरेशन शुरू किया, एक एक चीज़ को बारीकी से देखा, तब उसका 8 घंटे बाद हमको बॉडी मिला। तब पता चला कि एक बंदा हमारा भी शहीद हो गया। तो इतना तेजी के साथ, इतना फास्ट वो ऑपरेशन हो रहा था। उसमें एक मुठभेड़ नहीं हुई है, बाकी ऑपरेशन होते हैं उसमें एक मुठभेड़ होती है। उसमें आतंकवादी या तो ढेर हो जाता है या आतंकवादी हमारी कैजुअलिटी करके भाग जाता है, 2 ही काम होते हैं। और वहां तो बार बार मुठभेड़ हो रही थी, हर 15 मिनट में मुठभेड़ हो रही थी। आग लगा कर भाग रहे हैं, हम जहां जा रहे हैं वहीं गोलियां आ रही है। तो उस सदमे से उभरना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि जीवन मेरा चला जाएगा, पर उस सदमे से, उस हादसे से मैं नहीं निकल पाऊंगा। और जिस तरीके से मेरी जान बची, दोबारा जब मैंने एंट्री किया, तो मुझे पूर्ण विश्वास था बचना तो मुश्किल है, पर अब यहाँ बच गया, 1.5 घंटा लड़के बच गया है, तो अब कमांडो सुरेंद्र सिंह मारा भी नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो ये अपने आप को समझाना होता है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करना होता है। और दूसरी तरफ मेरे दिमाग में ये भी बात चल रही थी, जिन भी सैनिकों को, बहुत कम उम्र के, जितने आप देखना बहुत यंग सैनिक शहीद होते हैं, सीनियर लोगों को तो एक्सपीरियंस हो जाता है, तरीके हो जाते हैं, उनको बचना और सारी कलाओं में से माहिर हो जाते हैं, पर वही 5-7 साल सर्विस वाले ही ज़्यादातर आप देखना शहीद होते हैं। और ऐसे केस बहुत होते हैं, 4 दिन पहले बेटा हुआ, 10 दिन पहले बेटा हुआ, पत्नी के पेट में बच्चा है, उधर पिताजी शहीद हो। तो मुझे तो 2 दिन पहले बेटा पैदा हुआ,
तीसरा दिन था तो मेरे दिमाग में ये भी दौड़ रहा था साथ साथ, अब सुरेंद्र सिंह बचना मुश्किल है। तो आपके घर वालों को पता था कि आप इस ऑपरेशन में इंक्लूडेड है? घर वालों को पता था, सबके घर वालों को ही पता था। एनएसजी हम तो चुनिंदा, मैं तो अलर्ट सेक्शन के अंदर था। 80 बंदों के 3 स्क्वाड्रन होते हैं, 8 या 24, 280 कमांडो मुश्किल से। पूरी नफरी कहीं भी नहीं है इस देश में, पूरी नफरी कहीं भी नहीं है, फुल नफरी की बात कर रहा हूँ। और उन 80 में भी 60 ही ऑपरेशन करते, 20 रिजर्व रहते हैं। तो वो जो 80 आदमी का जो अलर्ट स्क्वाड्रन 3 महीने तक जो अलर्ट रहता है, उसमें ना तो हमको छुट्टी मिलती, ना ड्यूटी, ना मतलब एकदम दिन रात खड़े रहते हैं। और जैसे विशल बजती है, जैसे वीटी होता, पूरे स्टेशन में पता चल जाता है, तो सारे लोग जो है ना अलर्ट बोलते हैं, अलर्ट सेक्शन होता है, तो फटाफट 20 मिनट के अंदर गाड़ियों में होते हैं, हथियार हमने सब रेडी रहता है। अगर मैं टॉयलेट भी बैठा हूँ तो मेरे पास मेरा पूरा सामान है, मैं पूरे सामान के साथ बैठा हूँ। मैं सीधा जहाँ पॉइंट दे रखा उस पॉइंट के ऊपर पहुंचूंगा। गाड़ियों के अंदर हमारा जो सामान है, जो एक्स्ट्रा सामान लड़ाई का लेके जाते हैं, वो बॉक्सों के अंदर है, और वो बॉक्सों के अंदर हमेशा लोड रहता है। ऐसे नहीं है कि अनलोड करना, अनलोड अगर रात को करना भी है तो तुरंत लोड रहेगा, गाड़ी के अंदर ही रहेगा। हमको 20 मिनट में मूवमेंट हो जाती है, हम चल पड़ते हैं। तो इतने इस तरीके का, मैं तो पहले अलर्ट सेक्शन के अंदर था। मुझे बच्चा हुआ तो मेरी छुट्टी तो मंजूर कर दी थी, वो बोले ठीक है आप जाओ, पत्नी हॉस्पिटल के अंदर ही थी, मैं तो रास्ते में था। उसके तुरंत बाद जो ना सूचना हुई, थोड़ी देर पहले टीवी दे रहे थे, तो मुझे कहा कि आप जा सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं। जब मैं वापस मैंने आके ज्वाइन कर लिया, तो अलर्ट जैसे सेक्शन हो तो हर जगह रेडियो सेट के ऊपर पता चलता है, और पूरे सेंटर में जो ना हूटर बजना शुरू, ये हूटर बजता है ना, गाड़ी बजाती है वीआईपी, ये बजना शुरू हो जाता है। तो हमको, हमारे साथ साथ और भी फोर्सें होती हैं, और भी यूनिटें जाती हैं हमारी, सपोर्टिंग यूनिट है, कोई डॉग यूनिट जाएगी, कोई सपोर्ट यूनिट जाएगी, बहुत सारा मसला होता है साथ में। पर ऑपरेशन करने वाले लिमिटेड आदमी होते हैं, वही 5 आदमी ऑपरेशन करते हैं, 50 आदमी की भीड़ नहीं करती है। ये एनएचजी की सबसे बड़ी खूबी है। अगर वो कोई भीड़ नहीं है, अगर मैंने तीर मारा था, इसलिए मैं कांग्रेस की, इसलिए उस समय की सरकार की निंदा करता हूँ, क्योंकि उन 5 आदमी को सरकार नहीं पहचान पाई। उन 7 आदमी एनएचजी कमांडो जो ताज में गोलियां लगी, वो 2 नरीमन हाउस के अंदर 5 में से 2 कमांडो को गोली लगी, एक हौलदार गजेंद्र वीरगति को प्राप्त हुआ। हौलदार गजेंद्र तो वीरगति को प्राप्त हुआ, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। मेजर उन्नी कृष्ण साहब शहीद हुआ, वो भी देखा। उनको तो मजबूरन, जब जिन्होंने काम नहीं किया उनको अवार्ड दे रहे, तो उनको भी तो देना पड़ा, मजबूरी थी। पर जो 2 कमांडो 5 में से एक शहीद हुआ, 2 को चोट लगी, आपने वो तो नहीं पहचानी। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये देश, मैं कहूँगा इस देश के अंदर बहुत लोगों को जो ना बहुत वो है, देश भगत है हर मौके के ऊपर। जब कमांडो सुरेंद्र सिंह की बात आई, जब दिल्ली में मैंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और देश को जब अपनी बात बताई, तो दिल्ली के लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं दिल्ली की जनता को सलूट करता हूँ, मुझे 2 बार विधायक बनाया। ये देश की ताकत है, ये लोगों का प्यार है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे पहले वेपन्स की बहुत कमी थी, इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं थे। आज जब आप देखते हैं कि हमने रक्षा बजट बढ़ा दिया है, हमारी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ऐसे ऐसे हथियार, भारत खुद हथियार बना रहे, मेड इन इंडिया हथियार। अभी भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें भी हमने देखा कि बेंगलोर के अंदर कुछ ऐसे हथियार बनाए गए थे, जिनका ड्रोन ऐसे बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल किया गया। सर, एक सुकून मिलता है मन को अब वो देखकर? आज देख के सीना चौड़ा हो जाता है। मैं फौजी आदमी हूँ। जब देश का प्रधानमंत्री दूसरे देशों के अंदर जाता है और वहाँ के प्रधानमंत्री कोई पैरों में हाथ लगाता है, कोई जो है ना उसको सलूट करता है, कोई बोस करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कभी बगल में हाथ ले जाए, क्योंकि वो हमारी ताकत की वजह से है। पिछले साल की रिपोर्ट है, 20,000 करोड़ रुपए के हथियार हमने दूसरे देशों को बेचे। उससे पहले हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों से हथियार लेता था और दूसरे देशों की तरफ हम देखते रहते थे। आज जब हिंदुस्तान जो ना सुखोई बना रहा, आज जो ना मिसाइलें बना रहा, आज हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है, और खासकर रक्षा वेपन के ऊपर, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे मिसाइल का हो, चाहे टैंकों का हो, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम नहीं है। उस समय हमारे पास कोई वेपन, कोई इक्विपमेंट नहीं था। आज नए नए इक्विपमेंट है। आज सेना को इतना मजबूत कर दिया है। आज सेना आज अपने जेब के अंदर ऑर्डर लेकर जवान खड़ा होता बॉर्डर पे। उस समय जब पाकिस्तान का सिपाही हमारे ऊपर सैकड़ों गोलियां चला देता था, तो हम अपने आप को छुपाते थे, छुप के बैंकर में बैठ जाओ, दुबक के बैठ जाओ, पर फायरिंग करने का आदेश नहीं था।
अपनी जान बचाने के लिए अगर आपने फायरिंग कर दिया तो आपको 50 जगह जवाब देना पड़ेगा, आपने गोली क्यों चलाई। आप मर जाते तो ठीक है, पर आपने गोली नहीं चलानी थी। तो ये हाल था। मैं कारगिल का युद्ध भी लड़ा, ठीक है, मैंने अनेकों ऑपरेशन किए, मैंने उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, और एनएसजी को आज इतना मजबूत किया है। आज जगह जगह आप आज जो ना अयोध्या के अंदर भी जो ना एक हब बनाने का जो ना देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ना बेड़ा उठाया, और एनएसजी को जो ना तरह तरह के आज डॉक्यूमेंटों से लैस किया गया है। और एक उस समय तो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, किसी भी तरीके का ध्यान नहीं था। आज रोड, आज बॉर्डर आखिरी मोर्चे तक जो ना रोड जाता है, और उस समय जो ना 3-3 दिन में मोर्चे के ऊपर पहुंचा जाता था। ये हाल था। कारगिल का युद्ध लड़ा, हमारे पास उस समय भी इक्विपमेंट की कमी होती थी, पर आज सर अभी भी जैसे वैसे तो भारत की छवि एक अलग स्तर की अब उभर रही है पूरी दुनिया के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ खौफ भी नजर आता है ना सर। अभी आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश हुई थी, आपको कुछ आइडिया है उस बारे में? बिल्कुल। जब देश के जो इस तरीके से जो ईमानदारी के साथ और जो दुनिया के अंदर जो ना देश का गौरव बढ़ाते हैं, अपना लोहा मनवाते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो अपना लोहा मनवाता दुनिया को, अमेरिका के राष्ट्रपति को जब झुका दिया, दुनिया को झुका दिया, पाकिस्तान रोता रोता पहुंचा अमेरिका का, हमें बचा लो, आतंकवादी जो हमला जो सिंदूर किया हमको जो निस्ते नाबूद करेगा। अमेरिका ने जब जो है ना कहने की बात है मैंने रुकवाया, परंतु उसकी भी हमने नहीं सुनी। जब पाकिस्तान ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए जब रुका, तो ऐसा प्रधानमंत्री उसको तो मारना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जैसा प्रधानमंत्री अब मिला हमको। उसके बाद जो है ना ताशकंद समझौते के अंदर हमारा प्रधानमंत्री को जो है ना उस समय के कांग्रेस ने भेजा, और हमारे देश को वापस नहीं आया। ऐसे ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री। तो वही कहानी यहाँ है, वही षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब इसको कोई हराने वाला नहीं है, ये हारने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान को जो है ना नंबर 1 सोने की चिड़िया दोबारा से बनाने का काम किएगा। तो अब वैसे तो टक्कर ले नहीं सकते, अब षड्यंत्र के तहत जो ना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को खतरा है। और मैं कहूँगा प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी और भी जो ना टाइट कर देनी चाहिए, और भी जो ना चौकन्ना रहना चाहिए। और देश विदेशों के साथ दूसरा, जिस तरीके से दूसरे मुल्कों की जो ना मदद करते हैं, कैसा भी हादसा हो, कैसी भी त्रासदी आए, तो सबसे पहले कोई प्रधानमंत्री अगर खड़ा होता है तो नरेंद्र भाई मोदी, जो दुनिया के अंदर शांति का संदेश लेके और मदद करने की काम करते हैं। अभी आप देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान को जिस तरीके की मदद किया है, उसकी जितनी तारीफ दुनिया के अंदर हो रही है। नेपाल में त्रासदी आई, श्रीलंका के अंदर आई, आसपास के सब देशों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो और जिस तरीके से जो है ना देश के अंदर भी जितनी पॉपुलरिटी, जितना जो ना जनता लाइक करती, जितना पसंद करती है, और दुनिया के अंदर जो ना नरेंद्र भाई मोदी को जो दुनिया पसंद करती है, ऐसा देश दुनिया में कोई नेता नहीं है। और जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, वो हमारे परिवार के बच्चों के लिए, देश के लिए जी रहे हैं। और दूसरे जो नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए काम कर रही है, लालू अपने लड़के के। तो ये एक तरफ वंशवाद की राजनीति है, और दूसरी तरफ जो है ना देश की विकास की राजनीति। सर एक बार एनएसजी के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, कितना बदलाव आप देखते हैं एनएसजी में पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले एनएसजी के अंदर मैं जमीन आसमान का अंतर देखता हूँ। पहले एनएसजी के पास जिस तरह का इक्विपमेंट नहीं था, व्हीकल नहीं था, गाड़ी नहीं थी, लेटेस्ट ट्रेनिंग नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह से व्यवस्थाएं नहीं थी। आज एनएसजी का कमांडो आप देखते हैं वेल ड्रेस में मिलता है, आपको फोटो खिंचाने का मन करता है। और पहले एनएसजी का कमांडो हमारे जैसे खड़े थे, रस्सी बांध रखी है, जेवड़ी बांध रखी है, बुलेट प्रूफ का कपड़ा फटा हुआ है, मैगजीन के लिए अलग वो पहना हुआ है, कहीं झोले में जी झोला दूध लेने जाते हैं ना, सब्जी लेने जाते हैं, ऐसे झोले में मैगजीन डाल रखी है, उसको काख में लटका के घूम रहा है, ठीक है। और वैसे भी तो ना हम कमज़ोर से होते हैं, क्योंकि हमारा वजन नहीं बढ़ता, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं शिकारी की तरह। कुछ तो वैसे एनर्जी तोड़ के रखती है, और कुछ वो इक्विपमेंट तो उसको देखने का मन भी नहीं करता था। आप लोगों को देख लो, आप विश्वास कर लो, पुराने फोटो उठा के देख लो। और आज जो है ना आपको कमांडो मिलेगा वेल ड्रेस। आज तो हम जो है ना 26/11 की परेड के अंदर आते हैं, एनएसजी कमांडो, देश के लोगों को देखने का मौका मिलता है, और आप प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसे कमांडो हैं, जो दुनिया के अंदर ऐसे कमांडो नहीं है। और जो ऑपरेशन एनएसजी ने किया ना 26/11 का, पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना। कोई भी देश जो है ना इस तरह का ऑपरेशन और इस तरीके से अंजाम नहीं दे सकता था।
तो आज अक्विपमेंट की तरफ से, वेपन की तरफ से, ट्रेनिंग की तरफ से हर तरीके से जो है एनएसजी को मजबूत किया है। और चाहे उसके खान पान की बात ले लो, चाहे रहन सहन की बात कर लो, वो समय था, उस समय कोई सुविधा नहीं थी। और आज वेपन जो ना, आज स्वदेशी वेपन के यूज कर रहे हैं बहुत सारे। और जो ना ट्रेनिंग के अंदर कोई कोतवाही नहीं है। उस समय तो हथियार अम्युनिशन के ऊपर भी लिमिटेड थी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें भी मायने रखती, वो भी मोराल के ऊपर, खान पान भी मोराल के ऊपर डालती है, वेलफेयर भी मोराल के ऊपर डालता है। और फिर जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा है वैसा ही आज जवानों का हाई मोटिव जो ना मोराल है। आज देश का प्रधानमंत्री सरहद के ऊपर जाता है, सैनिकों के साथ दीपावली मनाता है। बिल्कुल, हर उस बार। समय तो उससे जवान को क्या चाहिए? जवान को तो मोटिवेशन चाहिए। और मैं देश की जनता को भी कहना चाहूँगा, आप लोग भी अपने देश के सैनिकों को जो ना सैल्यूट करिए, सलाम करिए, जब भी मिलते हैं उनका हौसला अफजाई करिए। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। आज हम सो रहे हैं तो देश का सैनिक आज सरहद के ऊपर खड़ा है, कड़कती सर्दी के अंदर -60, 70, 80 डिग्री तापमान के अंदर खड़ा है, जलते हुए रेगिस्तान के अंदर 50 डिग्री तापमान के अंदर खड़ा होता है। और अपना बार त्योहार, अपने घर की खुशियां छोड़ के, घर में फंक्शन होता पर जवान बॉर्डर के ऊपर खड़ा, तभी हम शांति से जीते हैं। पर कई बार हम देखते हैं, कई बार जो है ना जवान जब ट्रेन के अंदर जाता है तो लोग उसको सीट नहीं देते हैं, और टॉयलेट के पास भी तो हीन भावना से देखते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो है ना मोटिवेशन नहीं मिलता। तो हमने ये फेस की हैं ये सारी चीज़ें। और हमने कितने ऑपरेशन किए, जम्मू कश्मीर के अंदर इतने ऑपरेशन किए, अनेकों जो ना मिलिटेंटों को मारा, कभी 6 मिलिटेंट मारे, कभी 8 मिलिटेंट मारे। तो सर, आपकी लाइफ का सबसे टफ ऑपरेशन, चैलेंजिंग ऑपरेशन यही था 26/11? नहीं, इसके अलावा भी मैं यूएनओ में एक ऑपरेशन किया। वहाँ भी जो ना हमने 97 मिलिटेंट को एक ही जगह मारा। जो नॉर्थ नाइट फाइनल के नाम से ऑपरेशन चला था। हम 4 बंदे थे, हमने 4 बंदों ने जो ना अपनी सूझबूझ से, बगैर पूछताछ के जो है फायरिंग किया। और जो ना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ बाद में तो ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें तो करीब 2000 आतंकवादियों को मारा। बहुत बड़ा ऑपरेशन चला, कई देशों की सेना वहाँ लग के ये कांगो के ऑपरेशन अंदर ऑपरेशन किया था हमने। कई बार जो ना एक बार जो है ना बांदीपुर के अंदर ऑपरेशन था, वहाँ 6 मिलिटेंट मारे थे मैंने। वहाँ भी उन मिलिटेंटों के साथ मैं ऐसे ही फंसा, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना उस ऑपरेशन में जान बची। मुझे चोट तो नहीं लगी, पर जो है ना जैसे मैंने वो पहले एक फ्लेम था थ्रोअर से फायरिंग का, रात भर से हमने मिलिटेंटों को घेर रखा था। तो फ्लेम थ्रोअर का फायर के बाद जो है ना, वो सिर्फ जो है ना मैं ही चलाना जानता था मेरी यूनिट के अंदर 1000 आदमी के बीच में। और करीब वहाँ 3000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, लगे हुए थे। तो ब्रिगेड कमांडर ने पूछा, अब भाई इसमें क्या हो सकता है? तो उसकी ट्रेनिंग ही मुझे दिलाई। चलाना इसलिए जानता था कि मैं ही ट्रेनिंग लेकर आया हुआ था उसकी। वो उस समय का लेटेस्ट हथियार था, और उसमें बारूद नहीं होती, रेड फास्फोरस होती है। तो 1000 डिग्री का तापमान पैदा कर देता, 15 केजी का प्रेशर पैदा कर देता है। तो कुछ नहीं, लोहा भी पिघल जाता है, पत्थर भी पिघला देता है। तो जब मैंने बताया कि इसको आप चला लोगे, मैंने हाँ जी। तो पलटन से बोला, तो एक वन टाइम ही यूज होता है, एक बार यूज होता है, यूज एंड थ्रो। तो बोले जी कितनी दूर से? मैं बोला जी मैं इसको जो ना 700-800 मीटर की दूरी से मारूंगा, और स्टैंडिंग पोजीशन से मारूंगा। मेरे साथ यहाँ एलएमजी से फायरिंग शुरू। वो कहने लगे एलएमजी से फायरिंग क्यों? अगर मैं स्टैंडिंग खड़ा होकर जब मैं फायरिंग करूंगा तो आतंकवादी अंदर घर के अंदर से मुझ पर गोली मारेंगे, तो स्वाभाविक है कि सीधी गोली लगेगी रेंज में। तो मैंने स्टैंडिंग फायरिंग क्यों करोगे? उन्होंने क्वेश्चन किया। तो स्टैंडिंग फायरिंग इसलिए क्योंकि उसकी 40 मीटर पीछे तो बैक ब्लास्ट जाता है उसका, कुछ भी पीछे भी नहीं छूट, जला देता है सबको मामले। तो मैंने फायरिंग मारा उसके ऊपर, तो फिल्मों की तरह बाहर उठा आग का। तो अब जब वो गया तो वो मिलिटेंट पानी बह रहा था, एक नाली से एक जगह दूसरी जगह जा रहे थे, तो मिलिटेंट तो बच गए उसमें। अब एकदम मूवमेंट, वो तो पूरा घर तो जल गया, बड़ा बंगला था। तो उसमें एक बार आग बज रही है, जल रही है, बुझ रही है। तो उसी बीच में मुझे कहा कि ठीक है, आप जो ना लीड करो, एडवांस करो अंदर। तो हमें भी कॉन्फिडेंस, अगर तो कुछ बचा ही नहीं होगा इसमें। अब मैं इधर से क्रॉलिंग करके जा रहा हूँ, और वो बीच में बाढ़ लगी है, इस साइड से नाला बह रहा है, और नाले से वो मिलिटेंट इधर आ रहे हैं, उनके पास से मैं ऐसे निकल गया, इधर ऐसे हुआ। और मैं वो जो बाढ़ से कूदा अंदर, रात भर फायरिंग किया। तो मेरे पास में AK-58 थी, AK-56, AK-47, ऐसे 58 इंडियन में। तो वो मैं जब जंप किया था, मैंने उसको पहले ऐसे बटन खोलूंगा, आवाज़ आएगी, तो मैंने उसको अंदर कर लिया, मैगजीन ऐसे डाल लिया, तुरंत बदल लूँगा। एक मैगजीन मेरी रात में खाली हो गई थी, एक 15 गोली बची हुई थी। मैं जैसे जंप किया मैंने, तो मेरा मैगजीन वहीं गिर गया।
अब मैगजीन गिर गया तो जैसे मिलिटेंट, मुझे पीछे से एक लेफ्टिनेंट कर्नल आवाज मारी, एक लड़के तेज आवाज मारी, लड़के कन्फर्म मिलिटेंट। तो जैसे एकदम, अब मिलिटेंट जैसे उधर आवाज मारी, मैंने कूदा तो मिलिटेंट ने सोचा फौज ज्यादा एंट्री कर गई। एकदम होता है ना, पता नहीं होता कुछ ज्यादा आए हुए का है। और मिलिटेंट ने मुझे ऐसे ग्रेनेड फेंक के, जैसे उसने ग्रेनेड फेंका मेरी तरफ, तो मैं एक अखरोट का पेड़ था उसकी आड़ में पोजीशन लेगा, और मैंने वो 15 की 15 गोली मिलिटेंट को मार दी। 2 मिलिटेंट को उनको गोली मारी तो वो भागते हुए तो कमर में लगी, तो वो उधर ही गिर गए 2 तो। पर 4 वो भाग गए, 4 वो आगे भागे। तो हमने अम्बुस लगा रखा, चारों तरफ घेर रखा था, उनको भागने की तो गुंजाइश थी नहीं ना। अब मैंने सोचा मैं 2 बाकी भाग रहे थे उनको मारूं, मैगजीन बदल के। मैंने देखा था मेरे पास तो मैगजीन है नहीं। मैं आपको चैनल पर बता रहा हूँ, मैं ऐसे शरीर एकदम फक हो जाता है ना, एकदम से जैसे प्राण निकल गए हों। तो मेरे पास तो कुछ नहीं मेरे पास। नो ग्रेनेड वर्नेड मैंने पहले फेंक दिए थे, और मैगजीन गोली मेरे पास है नहीं। मैंने देखा दूर मेरा बंदा, मैंने इशारा करा, बोलूँ तो वैसे उस अखरोट की आड़ से उसने मुझे दिखाया कि हाँ मैगजीन है। फिर उसने मेरी तरफ वो मैगजीन फेंका, फिर मैंने मैगजीन चढ़ा। तब तक वो 2 बाकी 4 मिलिटेंट तो भागे आगे। तो वो आगे भागे तो आगे हमारी फोर्स लगी, तो आगे से हमारी फोर्स ने उनको मारना शुरू कर दी गोलियां। तो वो 4 मिलिटेंट वो हमने वहाँ धान के खेत में हमारे, वहाँ 6 मिलिटेंट हमारे। तो बड़ा काम ये ब्रिगेड कमांडर ने, जो मेरा जो कमांडर था उस समय का, उसने मुझे कंधे पे उठा लिया। ब्रिगेडियर ने कंधे पे उठाए मुझे लेके। तो मतलब बड़ी खुशी होती है, बड़ी जो ना आदमी। तो हादसे तो बहुत हादसे हुए, अनेकों बार हादसे हुए, एक एक क्या। पर आज जो सरकार है, आज जो देश की सरकार है, आज जो युवाओं का, आज आम आदमी का मुराल भी हाई है देश के। मैं आपको किसी से ही बात कर लो, अरे रोज बम धमाके होते थे। आज पूछो ना, बस में लिखा रहता था छेड़ना मत, लावारिश हो सकती है, बम हो सकता है। रेलवे स्टेशनों पर यही बजता रहता था, जिस भी जाओ। आज कहाँ बच रहा है। तो सर आज कश्मीर के आप लाल चौक चले जाइए, या आप आज डल लेक चले जाइए, आप कहीं भी घूमिए, कश्मीर पूरा शांत नज़र आता है। श्रीनगर में जहाँ लोग जाने से डरते थे, आज वो वहाँ पर खुश नज़र आते हैं, और सबसे अच्छी बात ही यही है। और सर वाकई ये बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के लिए, और आज हम वो देखते भी हैं कि वो सम्मान लोगों के अंदर सेना के प्रति आया है, एनएसजी कमांडोज को लेकर आया है। और हम सब सर आपको वाकई सलाम करते हैं, और आपने हमारे लिए इतना प्रीशियस टाइम अपना निकाला। थैंक यू सो मच सर। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कई राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करता हूँ, एक सलूट तिरंगा के साथ काम करता हूँ। हम दिल्ली के डल जेल के अंदर तिरंगा रेस करा के आए, शिकारा रेस करा के आए हैं। उसके बाद जो ना लाल चौक के ऊपर झंडा फहरा है, जो ना पूरी टीम वहाँ पर जाके ना, तो आज जो ना बदल दिया 370 बदल दिया ना, 35 ये हटा दिया ना। बहुत बड़ा काम किया देश के गृह मंत्री ने। और जो है ना, मैं सभी साथियों का और आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसी जो है ना हमारे बीच में झांसी की रानी है, जो देशभक्ति के ऊपर काम करती, देशभक्ति से ओतप्रोत जो है ना युवाओं को संदेश देता हूँ। देश सर्वोपरि है, देश के लिए अगर जान भी चली जाए तो वो भी बहुत कम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।